डी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था और लास्ट टाइम हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि अगर हमारे पास कोई एक रिंग है और यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है और उसके ऊपर चार्ज क्यू है और उसकी वजह से किसी उसके सेंटर एक्सिस पे किसी डिस्टेंस एक्स के ऊपर एट पॉइंट पी इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमने फाइंड की थी। ये किसकी इक्वल थी कि ई एक्स ओवर एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर पावर 3/2 क्यू, वेयर एक्स इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर एट पॉइंट पी, जिस पे हम जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाह रहे हैं, और ए इज द रेडियस ऑफ द रिंग। इसको अभी हम यूज करेंगे इस नेक्स्ट एग्जांपल में। हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। मीन के हमारे पास एक डिस्क है और उसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और चार्ज डेंसिटी डिस्क की हमें दी हुई है वो है सिग्मा। चार्ज डेंसिटी ऑफ डिस्क इज सिग्मा। सो इसमें हम ये करेंगे कि हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो डिस्क है ये छोटे छोटे रिंग्स के से ये मिलके बनी हुई है। इसमें अगर ये एक रिंग ये है और इस जीरो से स्टार्ट कर लें कि एक रिंग, फिर इसके ऊपर एक और रिंग, फिर एक और रिंग, और इसका समान ये सबको मिला दें तो ये पूरी डिस्क हमारे पास बन जाएगी। और इनमें से कोई एक रिंग में अगर मैं ले लूँ, जैसा ये नज़र आ रहा है ब्लू कलर में, या इस फिगर में यही ये रेड कलर में है, और इसका सेंटर से इस रिंग की वजह से इस पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले हम वो फाइंड कर लें और फिर उसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी इस डिस्क की। तो इस रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इस रिंग के ऊपर चार्ज कितने हैं, दैट इज डी क्यू, और चार्ज हमारे पास है, चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। उसके लिए हमें इस रिंग का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि इसका सर्कमफेरियस है 2 पाई आर। इस रिंग का सर्कमफेरियस 2 पाई आर है और इसकी विड्थ डी आर है, तो इसका एरिया बन जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर, विच इज द एरिया ऑफ दिस रिंग, जो ब्लू कलर में है यहाँ, और यहाँ पर ये मेरे नोट्स में देखेंगे तो ये ब्लैक कलर में है, तो सॉरी रेड कलर में है। तो इसका एरिया क्या बन जाएगा, डी ए इज इक्वल टू 2 पाई आर डी आर, और सिंपली लिख लें 2 पाई आर डी आर एरिया ऑफ दिस रिंग। तो अब हम चार्ज फाइंड कर सकते हैं इसके ऊपर डी क्यू चार्ज इक्वल हो जाएगा डी ए इंटू सिग्मा, बिकॉज सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया और डी ए इज एरिया ऑफ रिंग, तो दिस गिव्स द चार्ज ऑन रिंग। तो डी ए की वैल्यू पुट कर लें जो हमने अभी की 2 पाई आर डी आर इंटू सिग्मा, और डी क्यू इज इक्वल टू 2 पाई आर सिग्मा डी आर। ये हमारे पास आ जाएगा चार्ज ऑन रिंग, इस रिंग के ऊपर चार्ज। अब हम इस रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं एट पॉइंट पी, जो कि हमने लास्ट एग्जांपल की थी। ये जो हम इसको भी मैंने डिस्कस भी किया है, तो ये इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी के ई एक्स ओवर एक्स के प्लस आर के 3/2 इंटू चार्ज क्यू। तो इस केस में जो रिंग के ऊपर चार्ज है वो है 2 पाई सिग्मा आर डी आर, जो कि हमने यहाँ फाइंड किया। अब ये तो हमारे पास आ गई कि इस रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड, जो सिर्फ इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने तो पूरी डिस्क की फाइंड करनी थी। तो अब रिंग जो है वो उसका रेडियस कहाँ से कहाँ हो सकता है, फ्रॉम सेंटर टू आउटर एज। सो सेंटर पे इसका रेडियस 0 हो जाएगा, और अगर हम डिफरेंट रिंग्स लेंगे तो 0 टू मैक्सिमम रेडियस इसका कैपिटल आर होगा। सो इट मीन्स कि अगर हम इसको इंटीग्रेट करें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस एक जनरल एक रिंग, इसको इंटीग्रेट कर लें फ्रॉम 0 टू आर, सो इट गिव्स द इलेक्ट्रिक फील्ड टू द होल डिस्क। सो हम इंटीग्रेट करते हैं, E इज इक्वल टू 0 टू आर के ई एक्स एक्स के प्लस आर के 2 पाई आर सिग्मा आर डी आर। इसमें एक्स कांस्टेंट है, जो डिस्टेंस है डिस्क का डिस्टेंस है उस पॉइंट से वो कांस्टेंट है। तो अब इसमें से कांस्टेंट हम अलग कर लें कि ई एक्स सिग्मा और 2 पाई आर डी आर हमारे पास आ जाएगा 2 पाई आर डी आर और एक्स के प्लस आर के 3/2। इसको मैं ऊपर ले जाऊँ तो ये पावर हो जाएगी -3/2। अब देखें तो इस टर्म का डेरिवेटिव हम इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये बेस का डेरिवेटिव आगे है, बेस का डेरिवेटिव है x तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0, और इसका डेरिवेटिव 2r, बेस का डेरिवेटिव आगे है। जब बेस का डेरिवेटिव आगे हो तो हम इंटीग्रेशन में पावर रूल लगा सकते हैं, दैट इज -3/2 + 1 इज इक्वल टू -1/2, और पावर की जगह इससे डिवाइड कर लें और लिमिट्स 0 टू r। अब इसको थोड़ा सा -2 ये ऊपर -2 इधर आ जाएगा, माइनस को इधर ले आए, इसको अलग कर लिया, ये
2 पर चला जाएगा और ये माइनस की तरफ। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसमें लिमिट से पुट करें, इसमें लिमिट्स हैं r एंड 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट इज पहले जहाँ जहाँ r आ रहा है स्मॉल r, वहाँ पर r आ जाएगा कैपिटल R, और माइनस स्मॉल r जहाँ रहा था वहाँ 0 आ जाएगा मीन इस जगह पर। इधर पहले कैपिटल R और फिर 0 माइनस के साथ, ये माइनस बीच में। तो इसको हमने वो थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया, और ये जो x था इसको अंदर मल्टीप्लाई करें इन दोनों से, सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। सिग्मा की फॉर्म में हम डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं एट ए डिस्टेंस x, जो हमें गिवन था। अब हम ये देखते हैं कि अगर ये जो पॉइंट x है, ये हमारे पास डिस्क थी, और जो पॉइंट x है ये डिस्क से बहुत दूर है। ठीक है, पॉइंट P ये x से बहुत दूर है। ठीक है, सॉरी, पॉइंट P इज वेरी क्लोज टू, point P is very close to this such that R is much greater than x. ठीक है, ये जो रेडियस R है which is much greater than x. So इसमें x को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं in as compared to R, so ये टर्म 0 हो जाएगी and we get 2 ke sigma, ke is equal to 1 over 4 pi epsilon naught. So we get E is equal to pi cancel out, 2 to the 4 and sigma or 2 epsilon naught. This gives the electric field if radius is much greater than distance x, that is x is very close to the disk. So अगर x इसके बहुत close है तो disk behave like a infinite charge disk. इसको आगे भी हमने एक देखना है, और FSC में भी थोड़ा सा आपने इसको देखा हुआ है कि इन्फिनिट चार्ज डिस्क की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वल होती है सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। से थोड़ा सा फेमिलियर है, थोड़ा सा हम इसको क्विक रिव्यू कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, दीज आर बेसिकली लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, के अगर आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहेंगे कोई पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में किसी जगह पर रखें तो इसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी। लाइक अगर मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज है और इसके नियर अगर मैं यहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखूँ, टेस्ट हमारा टेस्ट चार्ज है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर यहाँ रखूँ ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा। अच्छा, अगर उसको मैं यहाँ रखूँ तो इधर फोर्स लगाएगा, यहाँ रखूँ तो इधर फोर्स लगाएगा। इस तरह ये देखते जाएं तो ये क्या बनेगी, रेडियल लाइंस बनेगी। तो इट मीन्स कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्योंकि ये फोर्स बाहर की तरफ लगा रहा है, बिकॉज का हमारा टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो मीन कि ये इसको हमेशा क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से बाहर इमर्ज होती हैं। और अगर ये पॉजिटिव बजाय यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाए और फिर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखें तो इस जगह रखेंगे तो इधर फोर्स लगाएगा, इस जगह पर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो अपने सेंटर की तरफ इधर रखेंगे तो इस तरह, तो समान ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन जाएगी। और इसी तरीके से अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दो चार्जेस हैं और उनके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर आपको याद हो तो वो इस तरह बनती है, कर्व बनती है, सही, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, तो एरो इस डायरेक्शन में बन जाएंगे। अब इस केस में अगर कर्व इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो तो इस पर अगर आपने किसी एक पॉइंट पे देखना हो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी तो उस पॉइंट के ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन के लिए टेंजेंट ड्रा करेंगे। ठीक है, टेंजेंट वो लाइन होती है जो किसी कर्व को एक पॉइंट पे जस्ट टच करती है और इसकी डायरेक्शन उधर बनेगी अवे फ्रॉम पॉजिटिव। ठीक है, और अगर यहाँ पर अगर मैं देखना चाहता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी तो वो इस तरफ बनेगा, टेंजेंट टूवर्ड्स नेगेटिव। मीन कि आप अगर आप यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखें तो उस पर इधर फोर्स लगेगी, अगर यहाँ रखेंगे तो उसके ऊपर की तरफ लगेगी। अच्छा, नाउ वी मूव टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस। ये तीन कैटेगरीज में हम देखेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू और पेनिट्रेटिंग थ्रू सम सरफेस। जिसका मेरे पास ये सरफेस है कोई ये, तो इसमें मैं देखना चाहता हूँ कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं और जितनी ज़्यादा होंगी इस सरफेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ज़्यादा होगा। अब ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लक्स किन
इस पे डिपेंड करता है कि ये एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है। अगर ये मोर स्ट्रांग द इलेक्ट्रिक फील्ड तो नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया ज़्यादा हो जाती है। जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है वहाँ नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया ज़्यादा हो जाती है। सो मोर द ई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मोर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नंबर 1। नंबर 2, इट डिपेंड्स अपॉन एरिया, मोर द एरिया मोर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कि अगर मैं ये एरिया बढ़ा दूँ, इतना बड़ा एरिया ले लूँ ये सारा, तो उसमें नंबर ऑफ लाइंस भी, अगर एरिया डबल करूंगा तो नंबर ऑफ लाइंस भी डबल हो जाएंगी। सो फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू कॉज ऑफ थीटा, दैट इज कि हमने ये एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देख लें, इस फिगर में देखेंगे एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो सरफेस है, सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। और जो एक और चीज़ की जो हम एरिया की डायरेक्शन लेते हैं वो सरफेस के परपेंडिकुलर रहती है। जब हम वेक्टर एरिया की बात करें और एरिया की डायरेक्शन लें तो वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। अगर ये वर्टिकल है इस तरह तो एरिया होगा राइट साइड पे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है वो हमारे पास गिवन है राइट साइड पे, तो इनके बीच में एंगल 0 हो जाएगा और cos 0 इज 1, सो इट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा। इस तरीके से अगर ये एरिया हॉरिजॉन्टल हो जाए और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी हॉरिजॉन्टल है, सरफेस भी हॉरिजॉन्टल है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी हॉरिजॉन्टल है, तो इस केस में एरिया तो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, एरिया वर्टिकली ऊपर बनेगा। तो अब इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है क्योंकि कोई लाइन इस एरिया में से पास नहीं करेंगी। और एंगल की फॉर्म में देखें तो ये एंगल 90 बन रहा है, दैट इज cos 90 इज 0। फिर देखिए इसके अलावा अगर कोई और एंगल है 0 और 90 के अलावा, तो एंगल जिस तरह ये कोई और एंगल है थीटा दिया हुआ है, तो थीटा की फॉर्म में ये फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का हम वो कंपोनेंट ले लेते हैं जो इस फॉर्म में आएगा, तो वो कॉस कंपोनेंट आएगा। मीन अगर मैं ये कंपोनेंट निकालूं तो वो ई कॉस थीटा हो जाएगा, ये एरिया का ये कंपोनेंट ले लेंगे कॉस थीटा। सो इट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस पर भी डिपेंड करता है, इट इज प्रोपोर्शनल टू कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि कॉस का ये फंक्शन है अगर आप एरिया के साथ एंगल ले रहे हैं, एरिया वेक्टर एरिया के साथ। सो इनको कंबाइन कर दें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये बन जाता है ई ए कॉज ऑफ थीटा। सो दैट इट डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई, इट डिपेंड्स अपॉन एरिया ई ए एंड कॉज ऑफ थीटा, इन तीनों पे। और ये बन जाता है बेसिकली ई डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई एंड ए। नो हम देखते हैं, ये तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो यूनिफॉर्म फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे ये कोई हमारे पास ये कर्व सरफेस है, ये क्लोज सरफेस नहीं है, जस्ट एक कर्व सरफेस है, और इस पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट है, इस पॉइंट पे डिफरेंट है, इस पे डिफरेंट है, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट है। तो उसमें हम ये करते हैं कि फिर तो हम ये नहीं लगा सकते क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, तो उसमें हम ये करेंगे कि इस कर्व को छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड कर लें, जैसे ये एक डिवाइड हो गया, और इसमें हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इसका एरिया डेल्टा ए वो इस डायरेक्शन में है। सो सिर्फ इसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो बनेगा वो बन जाएगा डेल्टा फाई ई इक्वल टू ई आई डेल्टा ए आई कॉज ऑफ थीटा। ठीक होगा, ये हमने देख लिया कि इसकी वजह से। अब इस तरीके से अगर मैं एरिया यहाँ पर ले लूँ, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगी, मे बी डायरेक्शन भी डिफरेंट हो, और उसमें एरिया, उसका भी एरिया अपना होगा डेल्टा ए आई, उसका एंगल थीटा। तो जिस तरह इसमें था इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो बना था ई, इस पहले वाले में ये बना था ई आई डॉट डेल्टा ए आई। तो इस तरीके से इसमें भी अगर इसको मैं E1 कह दूं, E1 डेल्टा A1 ये हो जाएगा E2 डॉट डेल्टा A2, सिमिलरली E3 डॉट डेल्टा A3। तो इस सब एरियाज को निकाल के उनको ऐड कर लें। अब यूजली हमने ये देखना है कि हमने एरिया इतना स्मॉल लेना है ताकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहे। क्योंकि अगर ये एरिया बहुत स्मॉल आता है, ये वाला जिस तरह जैसे ये है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहते हैं कि सेम है, तभी हम ये रिलेशन यूज कर सकते हैं ई डॉट ए, जो कि हमने यहाँ यूज किया। यहाँ इसलिए यूज किया कि डेल्टा ए आई हम कह रहे हैं कि ये बहुत स्मॉल है, डेल्टा ए बहुत स्मॉल होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस डेल्टा ए के अंदर यूनिफॉर्म रहेगी, मीन सेम रहेगी। तो अब डेल्टा ए अगर बहुत स्मॉल हो, if delta A is very small, then number of delta A's mean के number of area elements वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर if delta A approaches to 0, then number of elements approaches to infinite. So it means कि हम इनको फिर काउंट करके सम नहीं कर सकते, उनको फिर हम इंटीग्रेट करते हैं। दैट इज कि हमारे पास ये
ये था, अभी हमने देखा कि लिमिट्स मिशन आई ई आई डॉट डेल्टा ए आई, तो इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे ई डॉट डी ए ओवर द होल सरफेस। इसमें डी ए होल सरफेस का एरिया आ जाएगा। सो ये हमारे पास हो गया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो हम इसको छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड करके इसको थ्रू इंटीग्रेशन टोटल फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। अगर कोई क्लोज सरफेस है तो उसमें से फ्लक्स हो जाएगा फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए इंटीग्रल ओवर द क्लोज सरफेस। ये साइन बताता है उसकी सरफेस क्लोज है। क्लोज सरफेस वो होती है जो बिल्कुल लाइक एक फुटबॉल की तरह, जैसे फुटबॉल एक क्लोज सरफेस है, उसके अंदर एक रीजन खाली है। लाइक अ बैलून भी एक क्लोज सरफेस है। और इस तरह के कोई भी और रैंडम कोई भी क्लोज शेप हो सकती है, जैसे ये आपको नजर आ रही है ये फिगर में, ये क्लोज सरफेस है। ठीक है, तो इसमें अगर मैं देखूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ है, ये जो एरो नजर आ रही है, इसमें मैं एग्जांपल ले लूं, 3 एरियाज ले लूं, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 अगर देखें यहाँ, तो इसमें ये एरिया, इसकी ओरिएंटेशन इस तरह बनेगी, ये नीचे मैग्नीफाई करके दिया हुआ है यहाँ पर। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और इस एरिया की डायरेक्शन ये डेफिनेटली अपवर्ड बनेगी इधर। तो इस केस में बन जाएगा ई डॉट डेल्टा ए आई। फिर अगर नंबर 2 लिखें तो वो एरिया इस तरफ है डाउनवर्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड को है, तो इसमें एंगल 90 है, तो इसके अंदर फ्लक्स 0 हो जाएगा। फिर इसमें देखें अगर हम, तो इसमें ये एरिया, क्योंकि हम डिफाइन कर रहे हैं कि एरिया की हम बाहर की तरफ ले रहे हैं डायरेक्शन, मतलब इसका डी ए इधर था, इसके डी ए की डायरेक्शन इधर थी डी ए, और इसके डी ए की डायरेक्शन वो इधर थी।